यहाँ पर बताया गया है क्लास 10, यहाँ पे क्या है बायोलॉजी। क्लास 10 के बायोलॉजी में आज हम लोग को जानना है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन में आज हम लोग को देखना है, हेडिंग होगा जंतुओं में उत्सर्जन। इसमें जंतुओं में उत्सर्जन। अब आप लोग को ध्यान रखना है जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में, जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है ये चीज़ देखना है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे जंतु जो है, यहाँ पर जंतुओं को जंतुओं को अलग अलग, जैसे जंतु को यहाँ पे ले लीजिए, जंतु यहाँ पे कर दीजिए दो। एक कोशिकीय जंतु, दूसरा का हो जाएगा बहुकोशिकीय जंतु। ये जंतु अलग अलग हो गया हम लोग का, एक कोशिकीय जंतु, दूसरा का हो गया बहुकोशिकीय जंतु। अब ये जंतु जो होता है, यहाँ पर लिखा गया है एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन कैसे होता है। अब आपको देखना है यह एक कोशिकीय जंतु हो गया या बहुकोशिकीय जंतु हो गया। एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। अब ये बताया गया है एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। यह शरीर के किसी भी भाग से विसरण के द्वारा होता है। जब विसरण की बात आ गए तो आप लोग समझ जाइएगा, एक कोशिकीय जीव जो होता है उसमें मुख्य रूप से अमोनिया और नाइट्रोजन, अमोनिया और क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। तो अमोनिया और क्या है नाइट्रोजन है, ये अमोनिया और ये क्या है नाइट्रोजन है। तो अमोनिया और नाइट्रोजन जो होता है, याद रखिएगा आप लोगों को विसरण की जब भी बात आए तो समझ जाना कि गैस की बात है, ठीक है ना। गैस ही जो होता है विसरण के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक होता है, आता है, जाता है, फैलता है, निकलता है, ठीक है ना। विसरण के द्वारा ही वह क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता है। यानी कहने का मतलब जो क्या होता है एक कोशिकीय जीव में, तो आप पूछिएगा सर वह एक कोशिकीय जीव कौन कौन सा हो सकता है। मैं आप लोग से बता सकता हूँ अमीबा हो सकता है, मैं आप लोग से बता सकता हूँ पैरामीशियम हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पैरामीशियम का समूह तो नहीं हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अमीबा को हम लोग ले सकते हैं। अमीबा में प्रोटोजोआ का ही, प्रोटोजोआ मतलब ही क्या होता है अमीबा होता है। तो ये अमीबा के भाग से हम लोग ले लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जी पदार्थ में, एक कोशिकीय जीव में सबसे ज़्यादा उत्सर्जी पदार्थ में हम लोग क्या निकलता है हम लोग को, तो नाइट्रोजनी और क्या होता है नाइट्रोजनी, अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब का होता है इसके द्वारा ही निकलता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग ले सकते हैं, जैसे में अगर कोई बोलेगा, ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलेगा हम लोग को
हम लोग कर देंगे प्रोटो 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 जुआ। प्रोटो कहा जाएगा प्रोटोजुआ, कहा जाएगा प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ में हो जाएगा अमीबा। प्रोटोजुआ में कहा जाएगा अमीबा हो जाएगा। 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 तो इसका अगर उत्सर्जी पदार्थ है तो पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव का, यहाँ पर कोई पूछेगा कि याद रखिएगा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव या जंतु का उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन सा है, क्या क्या कुछ लोग बोलते हैं कौन कौन सा है। आप लोग बोल सकते हैं CO2 भी होता है, अमोनिया भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बताया गया है, नाइट्रोजन भी होता है। यह उत्सर्जी के रूप में क्या होता है, इसमें पाया जाता है। ये कौन सा जीव में होता है, ये किस जंतु में होता है, ये कोशिकीय जंतु में होता है। क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में, हर जीव जंतु के शरीर में कुछ ना कुछ उत्सर्जी पदार्थ होता है, हानिकारक पदार्थ होता है, जिसको शरीर से बाहर निकलना अत्यंत जरूरी होता है। अगर वह शरीर से बाहर ना निकले तो लोग क्या हो जाता है, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाने के बाद जीव जंतु का भी क्या हो सकता है, चाहे मानव हो उसका मृत्यु हो सकता है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर बताया गया इसके जस्ट बगल में बहुकोशिकीय जंतु। देखिए
बहुकोशिकीय जंतु में बहुकोशिकीय जंतु में उत्सर्जी बहुकोशिकीय जंतु में उत्सर्जन के लिए एक खास अंग होते हैं अंग होते हैं जिसे उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। जैसे में मनुष्य जैसे में कहा मनुष्य के वृक्क से होते हुए मूत्र मार्ग से यूरिक अम्ल तथा यूरिक अम्ल का बताया गया था। यूरिक अम्ल तथा अमोनिया बता दूंगा अमोनिया इत्यादि बाहर निकलते हैं बाहर निकलते हैं। यहाँ बहुकोशिकीय जीव में आप लोग जान लीजिए, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें बताया गया है कि बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग होता है, कोई खास अंग बनाया जाता है। जैसे हम बताया गया है मनुष्य को लिया गया है तो मनुष्य के वृक्क से होते हुए मूत्र मार्ग से यूरिक अम्ल तथा अमोनिया इत्यादि बाहर निकलते हैं। अब आप लोग बता दिया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यूरिया के बाद हो जाएगा यूरिक अम्ल, उसके बाद हो जाएगा अमोनिया इत्यादि अन्य भी हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं इत्यादि। इसमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होते हैं और इसको क्या किया जाता है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होते हैं और उससे क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग का होता है बहुकोशिकीय होता है। अब हम लोग का जो मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं कितना मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में अभी हम आप लोग को बताएंगे। जब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब बताया गया है मनुष्य में उत्सर्जन, किसमें उत्सर्जन के बारे में देखना है? मनुष्य में उत्सर्जन के बारे में देखना है। मनुष्य के सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। मनुष्य के, ठीक है ना, मनुष्य या जितना भी बीटा वर्ग के जीव जंतु होते हैं, ठीक है ना, उसका उत्सर्जी पदार्थ निकालने के लिए कोई खास अंग होता है। क्या बताया गया है? जितने भी मनुष्य या बीटा वर्ग के जितने भी क्या होते हैं, जंतु होते हैं, उससे उत्सर्जी पदार्थ निकालने के लिए कोई क्या होता है, खास स्थान, कोई खास क्या होता है, जगह होता है, जिसके द्वारा कोई खास स्थान होता है, इसके जरिए निकाला जाता है। बताया गया है मनुष्य में उत्सर्जन के प्रमुख भाग वृक्क है, जहाँ से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। कौन सा निकलता है? उत्सर्जी पदार्थ का होता है, निकलता है। कौन सा पदार्थ निकलता है? उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। अब आइएगा मनुष्य में, ध्यान रखिएगा, मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। यानी एक जोड़ा का मतलब कितना होता है? एक जोड़ा का मतलब होता है, एक जोड़ा का मतलब होता है दो। एक जोड़ा का मतलब कितना होता है? दो होता है। मनुष्य में एक जोड़ा का होता है, एक जोड़ा कर दीजिए, एक जोड़ा वृक्क होता है, एक जोड़ा ही कर दीजिए। एक जोड़ा का मतलब होता है उसमें कई गो वृक्क होता है? दो को होता है। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, होता है यह दायां और बायां भाग में स्थित होता है। यह दायां भाग और बायां भाग में, एक मिनट रुक जाइए, इस चीज़ को आपको हटा लीजिए, इस चीज़ को हटा लीजिए। उसके बाद पहले यहाँ से निकलता है उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। उत्सर्जी पदार्थ निकलने के लिए सबसे पहले हम लोग का होता है, ये हम लोग का होता है वृक्क। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर गए हैं, ये वृक्क होता है। और वृक्क से उत्सर्जी पदार्थ निकलने के लिए मुख्य जो मार्ग होता है, मूत्र वाहिनियाँ होता है, वाहिनियाँ, मूत्र मार्ग, मूत्राशय तथा मूत्र वाहिनियाँ होता है। मूत्र वाहिनी यानी कहने का मतलब, ये वृक्क से जब आके हानिकारक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ जब वहाँ होता है, तब मुख्य रूप से इनके जरिए क्या होता है, वह बाहर निकलता है। अब यह बताया गया है जो वृक्क होता है, यह क्या होता है, मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क पाए जाते हैं। एक जोड़ा वृक्क पाए जाते हैं, एक जोड़ा वृक्क पाए जाते हैं, जिसमें एक बायां भाग तथा दूसरा दायां भाग में स्थित रहता है।
या निकालने का मतलब कितना होता है, इसमें एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा का मतलब होता है डबल होता है, ठीक है ना। एक का होता है, एक बायां होता है और एक का होता है दायां होता है, एक बायां होता है और एक का होता है दायां होता है। अब इसमें हम लोग को बताया गया है, अब इसमें हम लोग को बताया गया है अब इसमें बताया गया है, अब यहाँ पे कि बाया वृक्क दाया वृक्क से कुछ ऊपर होते हैं। बाया वृक्क दाया वृक्क से क्या होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं। बाया वृक्क, ठीक है ना, बाया वृक्क दाया वृक्क से क्या होता है, यानी कुछ ऊपर होता है। यहाँ पे बाया वृक्क दाया वृक्क से क्या होता है, कुछ ऊपर होते हैं। यानी कहने का मतलब दोनों एकदम एक साइज का नहीं होता है, दोनों एक समान नहीं होता है। एक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है, एक थोड़ा सा क्या होता है, नीचे गिरा हुआ रहता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वृक्क ठोस होते हैं, इसके रंग गहरे भूरे होते हैं, गहरे भूरे होते हैं। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2.2 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। वृक्क के बाहरी वाले भाग को उन्नतोदर तथा अंदर वाले भाग को नतोदर कहा जाता है। नतोदर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नतोदर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नतोदर कहा जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, या नतोदर होती है।
वृक्ष जो होता है उसका रंग कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर। और तथा उसका मोटाई कितना होता है? 2.5 से इतना सेंटीमीटर तक उसका मोटाई होती है। वृक्ष की बाहरी वाले भाग को उन्नतोदर तथा अंदर वाला भाग को हम लोग नतोदर कहते हैं। अंदर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नतोदर। और भीतरी वाला भाग को या अंदर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तोदर बोलते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक और भी सवाल आता है। यहाँ पर हम लोग एक और भी सवाल उत्पन्न होता है। हाइलम क्या है? हाइलम क्या है? हाइलम क्या है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाइलम क्या है? वृक्क के भीतरी वाले भाग नतोदर। वृक्क के भीतरी वाला भाग नतोदर को हाइलम कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। क्या होता है? अंदर या मतलब भीतर होता है, अंदर या भीतर, ठीक है ना। यानी कहने मतलब वृक्क के भीतर वाला भाग को, ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते हैं? नतोदर। और उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं। उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं। उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे यही जो हाइलम होता है, इसी हाइलम से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी हाइलम से वृक्क धमनिया आया हो जाएगा। वृक्क सिरा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है? यह बताया गया है हाइलम जो होता है, क्या बताया गया? हाइलम जो होता है, हाइलम से क्या होता है? डायरेक्ट वृक्क के धमनिया में जाता है। वृक्क के कहाँ जाता है? धमनी में जाता है। वृक्क से धमनी से यहाँ पे हम लोग पास जगह नहीं, रोको, हम लिख दे रहे हैं। जगह नहीं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद फिर बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या बताया गया है? वृक्क के अंदर वाला भाग को हम लोग क्या बोले थे? वृक्क के अंदर वाला भाग को हम लोग आइलम बोले थे। क्या बोले थे? आइलम। ये अब आइलम की जगह से क्या होता है? आइलम की जगह से हाइलम के स्थान से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा से
बाहर निकलती है। कहाँ से बाहर निकलती है? कहाँ से बाहर निकलती है? तो ब्रिक के सिरा से वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। यानी हाइलम जो जगह होता है, हाइलम होता है, यह ब्रिक के अंदर वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? अंदर वाला भाग होता है। इसी हाइलम के जगह पर क्या होता है, हाइलम के स्थान से ब्रिक धमनियाँ ब्रिक में प्रवेश कर जाती है। वहीं से वह ब्रिक में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का मुख्य रूप से धमनी, ठीक है ना, ये कहा है धमनी और सिरा ही हम लोग का कार्य करता है, ठीक है ना। धमनी और क्या होता है? सिरा ही काम करता है। अब आप लोग को यही चीज़ सीखना है कि धमनी और सिरा के काम का होता है। तो उसको यानी कहने का मतलब देखिए, ये क्या होता है, ब्रिक धमनी जो होता है ब्रिक में प्रवेश कराता है। तो ब्रिक में प्रवेश कराने का मतलब यह जो होता है, हर चीज़ को वहाँ पे लेके जाता है। जो क्या करता है, वह ब्रिक से डायरेक्ट ब्रिक में जाता है, ब्रिक में उसको साफ करके वह सिरा को दे देता है और सिरा पूरा शरीर को क्या करता है? पहुँचाता है। तो अब आप लोग के यह मन में प्रश्न उठेगा, कि सर आखिर ये क्या है? तो देखिए यहाँ पे अब आप लोग को देखना पड़ेगा और ये महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ब्रिक या प्रत्येक ब्रिक के हाइलम, प्रत्येक ब्रिक के हाइलम से एक मूत्र वाहिनी निकलती है। मूत्र वाहिनी क्या करती है? निकलती है। क्या निकलती है? मूत्र वाहिनी निकलती है। मूत्र वाहिनी का शीर्ष भाग, यहाँ पे क्या बताएगा? मूत्र वाहिनी का शीर्ष भाग, मूत्र वाहिनी का शीर्ष भाग ब्रिक से होकर बाहर निकलता है। भाग ब्रिक से होकर बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है? ब्रिक से होकर कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। किससे होकर बाहर निकलता है? ब्रिक से होकर बाहर निकलता है। तो आप ध्यान रखें, प्रत्येक ब्रिक में हाइलम से एक मूत्र वाहिनियाँ निकलती है। मूत्र वाहिनियाँ का शीर्ष भाग ब्रिक से होकर बाहर निकलता है। किससे होकर बाहर निकलता है? ब्रिक से होकर बाहर निकलता है। उन लोगों को थोड़ा सा दे दीजिए, हम दिमाग पसंद करते हैं। ब्रिक से होकर कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
है, प्रत्येक मूत्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के पीछे की ओर खुलता है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी बताया गया है, प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में होती है। अब हम लोग का मेन प्रश्न यह है, मूत्र मार्ग किसे कहते हैं। अब हम लोग को समस्या आ गया। सबसे पहले मूत्र मार्ग किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मूत्राशय के पीछे वाले भाग से एक नली निकलती है। कहाँ से? मूत्राशय के पीछे वाले भाग से एक नली निकलती है। एक नली निकलती है, उससे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है ना। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। उस नाली को मूत्र मार्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। अब बताया गया है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग को। ये तो हम लोग का मूत्र मार्ग हो गया। अब यहाँ पर लिखा गया है अब देखना है मूत्र मार्ग। यहाँ पे इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आप लोग को बता दें। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए।